नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मैं हूं नीरू व्यास और चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का अजब बयान, यूपी में नहीं है महंगाई। ममता के विधायक बनने के 3 महीने शेष, उपचुनाव क्यों नहीं करा रहा है चुनाव आयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा, लगाम लगाने की जरूरत है। और पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लगाई फटकार। और देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच बंद, अमित शाह पर उठे सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और वो है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पंचायत यूपी आज तक के एक कार्यक्रम में उन्होंने एंकर से ये कहा कि महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। उनसे एंकर ने 2 बार पूछा, उन्होंने कहा नहीं, महंगाई यहाँ पर लोगों के लिए मुद्दा है ही नहीं और यूपी में महंगाई है ही नहीं। जब पूरा देश महंगाई से जुलझ रहा है, चाहे वो खाने के तेल की कीमत हो या फिर गैस सिलेंडर्स के दामों की बात हो या फिर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम हो, हर चीज का दाम जब चारों तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष के लिए महंगाई मुद्दा है ही नहीं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। और जो पूर्व आईएएस ऑफिसर है सूर्य प्रताप सिंह, तो उन्होंने कहा है कि महंगाई है नहीं, सीएम योगी कह रहे हैं ऐसा। और सीएम योगी 25 रुपए की जो बिजली बिल मिलती थी अब वो 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो ये बताएं कि असल में महंगाई है या नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि जनता मर रही है, परेशान है और ये अंड बंड बयानबाजी में पड़े हुए हैं, यानी कि अंड बंड बयान देकर बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये स्वतंत्र देव सिंह के बयान से साफ जाहिर होता है। इसके अलावा और भी लीडर्स ने लिखा है, जैसे समाजवादी पार्टी लीडर आईपी सिंह ने कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ढोंगी हैं और एबीवीपी के कार्यालय में वो दरी बिछाकर सोते थे और वो एक ऐसा समय था जब उनके लिए 100 रुपए की नोट भी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन अब वो अरबपति बन गए हैं। बीजेपी के तमाम लीडर्स अब अरबपति बन गए हैं, इसलिए उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा रोहिणी सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जब जनता बुनियादी मुद्दे पर सवाल करना छोड़ देगी तभी नेताओं में ऐसी हिम्मत आएगी और पहले मजबूर बनाएंगे और फिर मजबूरी पर हंसेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह के बयान को लेकर क्या कहा जाए? क्या ये नहीं शो करता कि बीजेपी जो जमीनी हकीकत है उससे कितनी परे है, कितनी दूर है, जिसके लिए महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। और मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, ये सारे मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लड़ना चाह रही है। और ये मुद्दे क्या हैं? खोखले मुद्दे हैं जो लोगों की भावनाओं को व्हिप अप करके और प्रोवोक करके लोगों की भावनाओं जहां पर ठेस पहुंचती है, या जो खोखले मुद्दे हैं उनको खड़ा करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन बीजेपी जनता से कितनी दूर है, स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान से बिल्कुल साफ पता चलता है कि उनके लिए महंगाई मुद्दा है ही नहीं और उन्हें जो आम जनता का दुख दर्द है वो पता ही नहीं है। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पे कि आखिरकार चुनाव आयोग जो उपचुनाव होने हैं वो क्यों नहीं करवा रहा है। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 5 मई को शपथ ग्रहण लिया था, वो मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन जब से वो चुनाव जीती थी वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। वो मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली, लेकिन क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी तो अब उनको विधानसभा में वापस लौटने के लिए चुनाव लड़ना ही होगा। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है। अब अगर 5 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण की है तो उस अगर तारीख से देखें तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना है। ऐसा जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और जो उसका आर्टिकल 151A है उसके तहत ये लिखा हुआ है साफ साफ कि
अगर किसी भी राज्य में 1 साल से कम का चुनाव बचा हुआ है तो वहां पर उपचुनाव नहीं हो सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो वहां पर चुनाव आसानी से हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुनाव की तारीखें घोषित नहीं कर रहा है। और अगर इतनी देर कर देगा तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। और सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसी बात का इंतजार कर रही है? ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चुनाव आयोग की नीयत पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में हमने देखा था कि पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हैं वो सारे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, 4 धाम यात्रा को कराने की बात पुरजोर तरीके से कही जा रही थी। तो ऐसे में उपचुनाव बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसलिए ममता को जीतकर वापस अगर विधानसभा आना है तो चुनाव के जरिए उनको वो चुनाव जीतना ही होगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन साथ में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बार बार ये लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक चारों तरफ से इस समय केंद्र सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या चुनाव आयोग के संस्थान का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि ये जो 6 महीने का टाइम है, ये पूरा इसका कार्यकाल पूरा खत्म हो जाए और अंत में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़े। और फिर अगर वो इस्तीफा दे देंगी तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनी रहेंगी और ममता बनर्जी के गैर मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। और जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक आ गई थी, क्योंकि वहां पर 2022 में चुनाव है, 1 साल से कम का वक्त है। जो मैंने आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो अधिनियम बताया, जो आर्टिकल 151A है, तो उत्तराखंड में तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होने के बावजूद भी चुनाव आयोग वहां पर उपचुनाव की घोषणा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ में केंद्र सरकार की नीयत पर कि क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा दिलवा कर ही केंद्र सरकार मानेगी। इस पर गौर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए तीसरी खबर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, क्योंकि अब कुछ महीने बचे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और उनको डर किस चीज से लग रहा है? सोशल मीडिया से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अपने IT सेल से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जिसको नियंत्रित करने की जरूरत है। और उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स से बातचीत करते हुए कहा कि जो बड़े टीवी चैनल्स हैं और जो अखबार के संस्थान हैं उनको तो आप रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उद्योगपति चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कोई माई बाप नहीं है, इसलिए उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। और एक इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई खबर के मुताबिक ये बात योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कही है और उन्होंने कहा है कि इस चीज के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो उनकी मीडिया सेल उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप कवरेज योगी आदित्यनाथ के बारे में हो रही है उस नेगेटिव कवरेज को रोका जा सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पेगासस को कैसे काउंटर किया जाए, जो पेगासस जासूसी कांड है उसको काउंटर कैसे किया जाए, इसकी भी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। साथ में उन्होंने कटाक्ष भी किया अपने ही बीजेपी के लोगों पर कि जब दूसरी कोरोना की लहर आ रही थी तो हमारे अपने ही लोग विपक्ष के नेताओं के साथ कैंडल मार्च कर रहे थे और इस चीज का फायदा पूरा सोशल मीडिया ने उठाया और इसमें बीजेपी की छवि खराब हुई, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हुई, उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई। तो एक तरीके से अब योगी आदित्यनाथ की पहल है कि सोशल मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो जी हाँ, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा हथियार निकाला जाएगा या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाई जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ही क्यों, सोशल मीडिया से मोदी सरकार भी डरती है और उसे नियंत्रित करने की पूरी तैयारी रहेगी। पहले 2022 के यूपी चुनाव की और फिर उसके बाद 2024 के आम चुनाव की। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा सिरदर्द है, न सिर्फ योगी जी के लिए बल्कि मोदी जी के लिए भी। तो सोशल मीडिया पर सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नियंत्रित किया जाए। लेकिन बहुत ही हंसी
की एक सिचुएशन है, क्योंकि यही बीजेपी है जो सोशल मीडिया के वाहन पर चढ़कर उसने अपनी जीत दर्ज की थी, चाहे वो 2014 का चुनाव हो और 2019 का। और आज उसी सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की बात कर रही है बीजेपी। बिल्कुल साफ संकेत है कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को ये लगने लगा है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो उसके खिलाफ है। इसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले पंजाब के प्रांत में एक गणेश मंदिर था जिसमें तोड़फोड़ की गई और जो मूर्ति थी उसको तोड़ा फोड़ा गया, जिसको लेकर जो पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक प्रमुख हैं डॉक्टर रमेश कुमार, वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से मिले थे। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और जिस तरीके की टिप्पणी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने की है वो वाकई में वहां के कोर्ट की सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। और एक जो पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन बनाया जाता है कि देखिए वो टॉलरेंट नहीं है, उनमें सहिष्णुता नहीं है हिंदूज को लेकर और हिंदूज को मारने की कोशिश की जाती है, उनके धार्मिक स्थलों को खत्म करने की कोशिश किया जाता है, तो जस्टिस गुलजार अहमद ने साफ साफ ये कहा है कि जिस तरीके की ये जो तोड़फोड़ की घटना सामने आई है इसमें दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि शुक्रवार को अथॉरिटीज की उन्होंने खिंचाई की और उन्होंने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और ये बात वाकई में सराहनीय इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये छवि बनती है कि पाकिस्तान बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है। जहां तक हिंदूज का सवाल है तो अगर वहां के मुख्य न्यायाधीश ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां के राजनीतिक दल जो भी सोच रहे हो, लेकिन जो वहां की न्यायपालिका है वो अभी भी सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है, धर्म अलग अलग धर्मों के सम्मान की बात करती है, एकता की बात करती है। तो ये न्यायपालिका का एक बड़ा कीर्तिमान है और जो कि वहां के जुडिशरी के बारे में भी उसकी छवि को काफी सुधारता है। लेकिन जब इसको आप कंट्रास्ट करके भारत में देखते हैं कि क्या हुआ है, आज दिल्ली में ही खबरें हैं कि जो दिल्ली का द्वारका इलाका है वहां पर एक हज हाउस को बनाने की बात कही गई थी और उस हज हाउस को लेकर बीजेपी के लोगों ने विरोध किया है कि नहीं, वहां पर हज हाउस नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसी 360 खाप पंचायतें हैं जिनका कहना है कि वहां पर पब्लिक स्कूल या फिर कोई हॉस्पिटल बनाया जाए और वो हज हाउस नहीं बनाने दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हज हाउस मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा था और उनके लिए बनाया जा रहा था, इसलिए बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग खबरें हैं। पाकिस्तान जो एक कट्टरपंथी देश माना जाता है, वहां की न्यायपालिका हिंदुओं के संरक्षण की बात करती है, हिंदुओं के मंदिरों की संरक्षण की बात करती है, लेकिन हमारे यहाँ के बीजेपी नेता हज हाउस भी बनने के लिए इजाजत नहीं देना चाहते हैं। तो देख लीजिए किस तरीके की मानसिकता है दोनोों देशों के बारे में और किस तरीके की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी की अगर आप बातें सुने तो वो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा सर्वधर्म सम्मान है? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ऐसे में हज हाउस नहीं बनाने के लिए जो इजाजत नहीं मिल रही है उसको बनने के लिए, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? कि क्या मुसलमानों को टारगेट करना? तो ये दोनों देशों का जो एक कॉन्ट्रास्ट है, ये वहां के दोनों देशों की मानसिकता का बयान है और मानसिकता का प्रतीक है। और इसके अलावा कितनी लोग इन भावनाओं को कितना समझते हैं और किस तरीके की छवि को बिगाड़ के लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है, ये उसका भी एक उदाहरण है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आपने अक्सर देखा है कि बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। छोटी सी छोटी चीज को वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देते हैं, लेकिन उसी बीजेपी से ये सवाल आज लोग कर रहे हैं कि जो जेएनके पुलिस के पूर्व डीएसपी थे दविंदर सिंह संधू, उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो क्यों बंद कर दी गई? दविंदर सिंह संधू अगर आप याद करें तो 2020 में वो श्रीनगर जम्मू हाईवे पर 2 आतंकवादियों के साथ पकड़े गए थे। पहला जो टेररिस्ट था उसमें नवीद बाबू नाम था उनका, वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी थे। और उस समय दविंदर सिंह श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात थे। तो आज सवाल ये उठता है और बार बार लोग सस्पिशन की सुई है वो उन पर शक की सुई चल रही थी कि वो दविंदर सिंह संधू ने
जो आतंकवादी हैं उनके साथ मिलकर और जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया और उन आतंकवादियों की मदद की। तो ऐसे में एक मनोज सिन्हा का एक नोट सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो जांच देविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ चल रही थी उसे बंद कर दिया गया है। और इस साल अभी जुलाई में ये जांच की जो नोट थी मनोज सिन्हा की वो सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि देविंदर सिंह के मामले में जांच से कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 311 का जो खंड 2 है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल चाहे तो किसी के खिलाफ जांच बंद कर सकते हैं, जांच को क्लोज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि देविंदर सिंह सिद्धू के मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी। 3604 पेजेस की चार्जशीट थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन की मदद की थी। और आज जब ये सारी चीजें चार्जशीट में लिखी हुई हैं तो सवाल ये उठता है कि गृह मंत्रालय ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देविंदर सिंह हिंदू थे? क्या वो वजह थी? दूसरा ये कि जांच को बंद क्यों किया गया, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं चलाया गया? उनके खिलाफ कायदे से देशद्रोह के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो शक की सुई है वो गृह मंत्रालय पे आती है कि अगर मुसलमान कोई होता तो उसके खिलाफ तुरंत जांच हो जाती, लेकिन देविंदर सिंह के मामले में इस जांच को बंद कर दिया गया है। आखिर अमित शाह कब बताएंगे कि देविंदर सिंह की जांच को क्यों खत्म किया गया? क्या देविंदर सिंह का जो मामला है उसमें क्या राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं जुड़ी हुई है? जिस राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी बड़ी दुहाई बीजेपी देती है, आज क्या वजह है कि अमित शाह उस पर बिल्कुल चुप है? और अमित शाह क्या इसको लेकर कभी जवाब देंगे भी या नहीं देंगे? फिलहाल जिस व्यक्ति के खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट फाइल हुई उसमें यह साफ साफ लिखा गया था कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उनके कनेक्शंस थे। आज उस व्यक्ति के खिलाफ जांच को बंद कर दिया गया है। क्यों? ये बात किसी को पता नहीं है। अब इंतजार होगा कि अमित शाह इस पर कब कुछ बोलेंगे। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये 5 खबरें आपको कैसी लगी। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।